नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो जेट के एग्जाम तथा सीयूटी के एग्जाम की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, जिसे अगर हम हिंदी में बोले तो फसलों का वर्गीकरण। चलो देखते हैं कि फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि फसलों का वर्गीकरण ऋतुओं या बुआई की समय के आधार पर फसलों को किस प्रकार वर्गीकृत किया। इसमें आएगा खरीफ की फसलें। कि खरीफ की फसलें कौन सी होती है? वह फसलें जिनकी बुआई का समय जून से लेकर जुलाई तक होता है, मतलब मानसून का समय। मतलब कौन सा समय? मानसून का समय। इन्हें हम बोल सकते हैं मानसून की क्रॉप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है लोबिया, चौला। लोबिया मतलब चौला, गंवार, बाजरा, मूंग, कपास, सोयाबीन। इसका मतलब क्या हुआ कि वह फसलें जिसकी हम खरीफ के सीजन मतलब मानसून के समय बुआई करते हैं, तथा उनके एग्जाम्पल कौन सा है जो हम बोलते हैं अनाज वाली फसलें, जैसे बाजरा, ज्वार, मूंग, कपास, सोयाबीन। सेकेंड नंबर पर फसलों के वर्गीकरण में आएगा रबी की फसलें। रबी की फसलें मतलब जिनका अभी बुआई का समय चल रहा है, वह फसलें जिनकी बुआई का समय अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक होता है, उन्हें कहते हैं अपन रबी की फसलें। इसमें आएगी गेहूं, सरसों, आलू तथा मटर। और मोस्ट इंपोर्टेंट है जो है गेहूं। अपने इंडिया की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो है गेहूं, और उसकी बुआई का समय भी है रबी की फसल या रबी का टाइम। फिर आएगी अपने थर्ड नंबर पे जायद की फसलें। जायद की फसलें वह फसलें जिनका बुआई का समय मार्च तथा अप्रैल होता है। इसमें वे फसलें आती है बेल वर्गीय या कद्दू वर्गीय कुल की फसलें जायद की फसल में बोई जाती है। जैसे हो गए अपने जायद मूंग, जायद उड़द, जायद मक्का तथा तरबूज, खरबूज। वे कद्दू वर्गीय वे कद्दू वर्गीय फसलें। कौन सी फसलें आएगी? वे कद्दू वर्गीय फसलें। ये कद्दू वर्गीय फसलें आ जाएगी सारी, लौकी, करेला, तोरवई सब आ जाएगी कद्दू वर्गीय। फिर अपन सेकेंड नंबर पे देखते हैं कि आर्थिक आधार के आधार पर, आर्थिक यूज तथा आर्थिक आधार पे फसलों को किस प्रकार वर्गीकृत किया। इसमें आएगा अनाज वाली फसलें। अनाज का मतलब जिनको हम अनाज या खाने के रूप में या दाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट प्रमुख स्रोत होता है। इनका मुख्य सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होना। इसके एग्जाम्पल देखो, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ तथा जई। तथा इन सभी फसलों में गेहूं में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, वो होती है 77%। 77%। और कहीं कहीं आपको मिलेगा 75%। ठीक है। फिर हम देखते हैं दलहनी फसलें। दलहनी वह फसलें जिनका हम प्रयोग दालों के रूप में करते हैं। अब दाल वाली फसलें हम सबको होता है मूंग, उड़द, मोठ, चौला। और इनमें क्या होगा? सबसे मुख्य स्रोत होगा प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। और प्रोटीन का अपन अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें कि प्रोटीन बनना किससे होता है, तो प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। किससे बना होता है? एमिनो एसिड या एमिनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है चना, जो कि है अभी रबी की फसल, मटर रबी की फसल, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द। एक और लिख लो इसमें चौला या लोबिया। क्या आ जाएगी? चौला या लोबिया। फिर थर्ड नंबर पे देखते तिलहनी फसलें। अब अपन तिलहनी फसलें किन से बोलेंगे? हम सबको पता है जिन फसलों से हमें तेल की प्राप्ति होती। तेल मतलब जैसे सोयाबीन, मूंगफली। और मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है, तथा सोयाबीन पूरे वर्ल्ड या विश्व की तिलहनी फसल है। जैसे देखो तिलहनी फसलों में सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। और तिल है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तिलहनी फसल। इंपोर्टेंट सूरजमुखी तथा कुसुम। और सूरजमुखी है एक खाद्य तेल। सूरजमुखी का प्रयोग सूरजमुखी का प्रयोग नहीं किया जाता अपने खाने के तेल में। ठीक है। एक खाद्य तेल, एक खाद्य तेल की प्राप्ति। फिर हम देखते हैं शर्करा, कि वे फसलें जिनका उपयोग शर्करा या चीनी बनाने में प्रयोग किया जाता है। उनमें क्या आएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है गन्ना। फिर आएगा चुकंदर तथा जवार की मिट्टी। किसमें? जवार फसल की जो भी मिट्टी वेराइटीज होती है वो आएगी शर्करा वाली फसलों में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रेसे। रेसे क्या होती है? वे फसलें जिनसे हमें रेशा या धागा या फाइबर प्राप्त होता है, वो होती है रेशा वाली। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी कपास। क्या है? कपास या कॉटन। कपास या कॉटन। और इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम अपन देखते हैं तो क्या होगा? गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज। ठीक है।
कपास का अगर बॉटनिकल नेम देखते हैं तो गॉसिपियम स्पीसीज। और जूट, जूट का दूसरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है पटसन। जूट की जगह कभी कभी पूछा जाता है पटसन। सनई तथा नारियल, सनई का क्रोटेलेरिया जूनसिया। फिर अपन देखते हैं चारे वाली फसलें। वह फसलें जिनसे हमें पशुओं के लिए हरा चारा प्राप्त होता है, उनमें मुख्य फसलें रिजका तथा बरसिम। रिजका तथा बरसिम दोनों मुख्य चारे वाली फसल है। दोनों क्या है? मुख्य चारे वाली फसलें। मुख्य चारे वाली, मुख्य चारे वाली फसलें कौन सी है? रिजका तथा बरसिम मुख्य चारे वाली फसलें। तथा नेपियर ग्रास, अभी के टाइम में सर्वोत्तम प्रोटीन का स्रोत है नेपियर ग्रास। फिर अपन देखते हैं मसाले वाले फसलें। मसाले वाली फसलें हम किसे बोलेंगे? वह फसलें जिनका प्रयोग हम मसालों के रूप में करते हैं। मसाले जैसे सब्जी बनाने में, चाय बनाने में, अदर किसी भी पकवान बनाने में जिनका प्रयोग होता है। इसमें कौन सी आएगी? इलायची। आप सबकी खाई हुई इलायची का प्रयोग करते हैं अपन चाय बनाने में। काली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन तथा मेथी, यह सभी हम किन में यूज करते हैं? सब्जी बनाने में। नेक्स्ट आएगी हमारी रंग वाली फसलें, कि ऐसी फसलें जिनसे अपन रंग का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें आएगी एक नंबर पे नील तथा कुसुम। नील को मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप मान लो, रंग वाली क्रॉप में मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रॉप ये नील। तथा लास्ट देखते हैं अपन औषधीय फसलें। औषधीय फसलें वह फसलें जिनका उपयोग किसी भी रोग या किसी भी विकार को सही करने में प्रयोग किया जाता है, वो होती है औषधीय फसलें। क्या है? तुलसी। ये हमारे सभी घरों में होती है और इसका बॉटनिकल नेम होता है ओसिमम सैंक्टम। क्या होता है? ओसिमम स्पीसीज, ओसिमम सैंक्टम होता है। तथा इसके अलग अलग स्पीसीज। गिलोय का सर्वाधिक प्रयोग अपने कोरोना के टाइम में तथा मलेरिया की दवाई के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? मलेरिया की दवाई के रूप में। सफेद मूसली, इसबगोल मारवाड़ क्षेत्र तथा राजस्थान में सर्वाधिक उगाई जाने वाली औषधीय फसल है। इसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा अपने प्लांटेगो ओवेटा। क्या आ जाएगा? प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा। तथा सर्पगंधा। सर्पगंधा औषधीय गुणों में सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे इंपोर्टेंस रखने वाली फसल है और इसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा राउवुल्फिया सर्पेंटाइना। राउवुल्फिया सर्पेंटाइना। सर्पेंटाइना, इसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा राउवुल्फिया सर्पेंटाइना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फसलों के वर्गीकरण में नेक्स्ट आएगी कुल या फैमिली के आधार पे, कि कौन सी फसल किस कुल या फैमिली से बिलोंग करती है, उसके आधार पर अपन फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। फर्स्ट आएगी ग्रामीणी पोएसिया, इसको बोलते हैं अपन चारा कुल। क्या बोलते हैं? ग्रामीणी पोएसिया चारा कुल या चारा वाली फसलें। इसमें आएगी सभी अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंग, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान हो गया, अपना गेहूं हो गया सारी, तथा गन्ना, बांस व नेपियर ग्रास। वापस नेपियर ग्रास को इंपोर्टेंस लगा लो, कभी कभार पूछ लेता है नेपियर ग्रास किस फैमिली या कुल से बिलोंग करता है, वो हो जाएगा नेपियर ग्रास हो जाएगा ग्रेमिनी तथा पोएसी कुल से। सेकेंड नंबर पे है लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। इसका उपकुल होता है साथियों एक पेपिलियोनेसी। इसका उपकुल कौन सा होता है? मतलब सब फैमिली। उपकुल मतलब इसका गोत्र या सब फैमिली होती पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी क्या हो जाएगा इसका? पेपिलियोनेसी इसका उपकुल। इसमें वे सभी फसलें आती हैं जिनका हम प्रयोग दालों के रूप में करते हैं। इसमें आ जाएगा चना, मटर, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, सौला, राजमा व मेथी। और मेथी भी दो प्रकार की होती है, पान मेथी तथा कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी अपने नागौर जिले की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कसूरी मेथी। कसूरी मेथी कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नागौर जिले की, अपना राजस्थान के नागौर जिले की कसूरी मेथी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसको अभी जीआई टैग मिलने वाला है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी में आएगी आलू, टमाटर, मिर्च तथा बैंगन। जो भारत की सबसे हरी फसलों में मुख्य फसलें आलू, मिर्च, बैंगन तथा टमाटर, वो आ जाएगी, चारों आ जाएंगे अपने सोलेनेसी परिवार में। और इनके गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 24, 24। इनकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 24। फिर अपन देखते हैं मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में मोस्ट इंपोर्टेंट है कपास। कपास कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? मालवेसी या कंपोजिटी।
इसका अन्य नाम देखें तो है यह कंपोजिटी, ठीक है। तथा पटसन, पटसन को अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, जूट। पटसन को क्या बोलते हैं, जूट, जिससे हमें रेशा प्राप्त होता था। भिंडी, भिंडी को बोलते हैं इंग्लिश में ओकरा, भिंडी को क्या बोलते हैं, ओकरा। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं तथा एस्ट्रेसी, तथा नेक्स्ट फैमिली देखते हैं एक्सट्रेसी, उसमें आएगा सूर्यमुखी मतलब सनफ्लावर, सनफ्लावर, सूर्यमुखी आएगा सनफ्लावर। और सूर्यमुखी की एक खास बात है, ये सूर्य के प्रकाश की तरफ इसका फूल गति करता रहता है। उस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, हेलियोट्रिज्म इफेक्ट, हेलियोट्रिपिज्म इफेक्ट। और है कुसुम तथा गेंदा, गेंदे को अपन क्या बोलते हैं, हजारा या मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड। इसकी दो वेराइटी होती है, फ्रेंच वेराइटी और अफ्रीकन वेराइटी। क्या क्या होती है, एक तो होती है फ्रेंच वेराइटी, फ्रेंच वेराइटी, सेकेंड नंबर पे क्या आ गई, अफ्रीकन वेराइटी, अफ्रीकन वेराइटी। इसकी दो वेराइटियां होती है, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो तो भाई नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अपन कुचिफेरिया ब्रेसिकेसिकुल, जिनमें सभी प्रकार की गोभियां आती है, कि जो भी हम पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी का प्रयोग करते हैं वो कौन से फूल में आती है, कुचिफेरी या गांठ गोभी। इसमें है सरसों, इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड, राई तोरिया, पत्ता गोभी। सब्जियों में देखें तो इसमें आ जाएगी पत्ता गोभी व फूल गोभी। कौन कौन सी गोभी आ जाएगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी तथा गांठ गोभी व ब्रोकली, ठीक है। सभी ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे पत्ता गोभी का मांग लो बॉटनिकल नेम ब्रेसिका कैपिटाटा, ब्रेसिका कैपिटाटा। फिर अपन देखते हैं कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में वे सभी फसलें आएंगी जो बेल के रूप में होती है या कद्दू वर्गीय फसलें, जिनका पौधा बेल के रूप में होता है वो आएगी कुकुरबिटेसी। जैसे अपन मान लो लौकी देखी हुई सभी की, कद्दू, करेला, तुरई, टिंडा, परवल, तरबूज, खरबूज। इनकी एक खास बात ये किसके रूप में होती है, बेल के रूप में। किसके रूप में होती है, बेल के रूप में। इनका पौधा होता है बेल के रूप में। तथा आगे वाली कुल के आधार पर फैमिली देखते हैं तो ये अपने चिनोपोडियेसी या चिनोपोडियेसी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पालक, पालक का बॉटनिकल नेम होगा चिनोपोडियम एल्बम। क्या होगा, चिनोपोडियम, चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जांपल और क्या होगा, बथुआ, बथुआ या चंदलिया, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं चंदलिया। और नेक्स्ट हम देखते हैं अम्बेलिफेरी या एपीएसी, इसमें सभी मसाले वाली फसलें आएंगी जिनका प्रयोग हम घरों में मसालों के रूप में करते हैं। वो कौन सी आएगी, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन तथा गाजर। गाजर को लगा लो आप, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये एस्ट्रेसी का, जीरा, सौंफ तथा अजवाइन। जीरा और सौंफ कौन सी फसलें आ जाएगी, यह है रबी की फसलें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अपन पेडिलिएसी, पेडिलिएसी एकमात्र फसल आती है वो है तिल। कौन सी आती है, पेडिलिएसी या एस्ट्रेसी, उसमें कौन सी फसल आती है, तिल, मोस्ट इंपोर्टेंट है तिल। पेडिलिएसी में एक की फसल आती है सीसेम, जिसको बोलते हैं अपन तिल या सीसेम, सीसेम। और इसका बॉटनिकल नेम होगा सीसेमम इंडिकम, बॉटनिकल नेम क्या होगा, सीसेमम सीसेमम इंडिकम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं टीलियसी। टीलियसी में कौन सी फसल आएगी, जूट। जूट को अपन ने अभी क्या पढ़ा था, पटसन। जूट को अपन ने क्या पढ़ा था, पटसन। तथा नेक्स्ट उदाहरण है अलसी, जो किस कुल से बिलोंग करती है, लिनिएसी। किस कुल से बिलोंग करती है, लिनिएसी। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट के जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र मतलब फसलों का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल बेस्ड वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें देखते हैं अपन एक वर्षीय फसलें। अब आप मान लो आपके मन में सवाल आएगा कि एक वर्षीय फसलें किसे कहते हैं, वह फसलें जिनकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र एक वर्ष या एक ऋतु, अपने एग्रीकल्चर में क्या एक ऋतु को क्या बोलते हैं, एक वर्ष में पूरा करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एक वर्षीय फसलें। वे फसलें जिनका जो अपना जीवन काल एक वर्ष में पूर्ण कर लेती है उन्हें क्या बोलते हैं, एक वर्षीय, ठीक है। या क्वेश्चन में लिखो एक ऋतु कि अपना जीवन
काल एक ऋतु में पूर्ण कर लेती है, मतलब एक सीजन में, जैसे मानसून की हो गई, फिर आ गई रबी की, खरीफ की और जायद की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, गेहूं, जौ, मक्का, चना, ये सभी एक वर्षीय फसलें जो अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल एक वर्ष में पूर्ण कर लेती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं द्विवर्षीय फसलें। वह फसलें, अब आप पूछोगे द्विवर्षीय फसलें किसे कहते हैं, वह फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 ऋतुओं या 2 वर्षों में पूर्ण करती है। किनमें, लाइफ साइकिल कंप्लीट, इंग्लिश में लिखे तो लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 years या 2 years या 2 सीजन ऑब्लिक 2 सीजन। ठीक है, कि वे फसलें जो अपना जीवन चक्र, और इन द्विवर्षीय फसलों की सबसे खास बात यह होती है कि ये अपने पहले वर्ष या पहले सीजन में तो वानस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा करती है, तथा दूसरे ईयर में बीज उत्पादन या निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करती है। फर्स्ट ईयर में ये लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ या वानस्पतिक ग्रोथ। ठीक है, और फिर सेकेंड ईयर में क्या करते हैं ये लोग, फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट या सीड प्रोडक्शन। ठीक है, इन फसलों की मेन बात ये याद रखना कि ये पहले वर्ष में तो अपना वानस्पतिक वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरा करते हैं, तथा सेकेंड ईयर में फ्रूट या सीड प्रोडक्शन या बीज उत्पादन का काम करते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगी बहुवर्षीय फसलें। वह फसलें जिनकी लाइफ साइकिल 2 एंड मोर ईयर होती है, मतलब वह फसलें जिनका जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा होता है। किसमें होगा, 2 या 2 से अधिक समय में पूरा कर लेती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो, उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। इसका एग्जांपल देख लो अपन, मान लो मैंगो, क्या है, मैंगो हम सबका फेवरेट, मैंगो खाया ना सबका, मैंगो। फिर हो गई अनार, और एक लिख लो अपने डेट पाम मतलब खजूर को शताब्दी फल या 100 वर्षों का फल कहते हैं। ठीक है, सेंचुरी प्लांट। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के आधार पर फसलों का किस प्रकार वर्गीकृत किया कि पौधे अपना जीवन चक्र, प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधों को भोजन बनाने की भी आवश्यकता होती है, और भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। उस आधार पर अपन फसलों का वर्गीकरण देखें, C3 पौधे। अब आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि C3 पौधे किसे कहते हैं, सर आपने ये तो बता दिया C3 पौधे होते हैं, C4 होते हैं, तो CM प्लांट होते हैं। अब आप पूछोगे C3 पौधे कौन से होते हैं, वह पौधे जिनका अंतिम उत्पाद या जिनका, ऐसे लिखो, जिनका प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जिनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, क्रिया में अंतिम उत्पाद 3 कार्बन का बनता है। अंतिम उत्पाद या अंतिम प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता है। 3 कार्बन का बनता है। ठीक है, 3 कार्बन का बनता है। अब C3, अब तो क्लियर हो गया ना, C3 प्लांट किसे कहते हैं, वे प्लांट जिनका प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अंतिम प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का। उनमें कौन कौन से आएगी, गेहूं, धान, दलहनी व तिलहनी फसलें, ये सभी C3 प्लांट। फिर आएगा सेकेंड नंबर पे C4 प्लांट, वह फसलें जिनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम उत्पाद 4 कार्बन का बनता। अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा, 4, और C3 में कितने का बनाता, या 3। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो 4 कार्बन। समझ में तो आ गए हैं बच्चों आपको कि 4 कार्बन, वे फसलें जिनका अंतिम उत्पाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 कार्बन का बनता है। ठीक है, उनमें आएगी मक्का, ज्वार, बाजरा तथा गन्ना। और मैंने अपने टाइम कैसे याद रखा था, जो भी खड़ी फसलें होती है ना, बाजरा, मक्का, ज्वार तथा गन्ना, वो सभी होती है C4 में, क्योंकि ये बड़ी होती है। ठीक है, इसमें लिख लो खड़ी फसलें। मैं मेरी ट्रिक बता रहा हूं आपको, खड़ी फसलें। ठीक है, जिनका तना
एक स्टेम या सिंगल स्टेम होती है तथा ये ऊपर तक फैली रहती है। फिर अपन देखते हैं CAM प्लांट। CAM प्लांट, अब आप बोलोगे C3 भी बता दिया सर ने, C4 भी बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड टाइप CAM प्लांट। CAM प्लांट किसे कहते हैं? वह प्लांट जो रेगिस्तानी भागों में पाए जाते हैं तथा उनका तना या पत्तियां कांटों में परिवर्तित रहते हैं। इनमें लिखो इनकी पत्तियां, इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी पत्तियां किन में परिवर्तित रहती है? कांटों में। इनकी पत्तियां वे तना कांटों में रूपांतरित रहती है। समझ में आ गया आपको? क्या C4 प्लांट किसमें कहते हैं? जिसका अंतिम उत्पाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 कार्बन का होता है। इसके एग्जांपल है गेहूं, धान, दलहनी में तिलहनी फसलें। फिर आएगा अपने C4 प्लांट, वे पौधे जिनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम उत्पाद कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। ठीक है, वो आ जाएंगे अपने 3 कार्बन वाला C3, तथा जिनका अंतिम उत्पाद या फाइनल प्रोडक्ट 4 कार्बन का होगा वो होगा C4, जो खड़ी फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा तथा गन्ना। फिर देखते हैं CAM प्लांट, इनका तना या पत्तियां किसमें कन्वर्टेड होती है? कांटों में या सूल में। ठीक है, और इनका एग्जांपल है नागफनी या पाइनएप्पल। पाइनएप्पल देखा होगा, इनमें तना कुछ नहीं होता, इनमें कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, तथा नागफनी तो देखी है, उसमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रकाश प्रदीप्त कालिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन फोटो प्लाज्मा प्रोसेस। ठीक है, अब फोटो प्रकाश प्रदीप्त कालिता के आधार पर कैसे होगा? सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकाश प्रदीप्त कालिता की खोज किसने की? एलार तथा गार्डनर नामक 2 साइंटिस्ट आए थे। कौन आए थे? एलार तथा गार्डनर। उन्होंने क्या की थी? पौधों में प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश प्रदीप्त कालिता की खोज की थी। ठीक है, यह लिखा है देखो, गार्डनर तथा एलार ने सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया था। फिर अपन देखते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होगा लघु दिवसीय पादप, सेकेंड दीर्घ दिवसीय, तथा थर्ड होगा दिवस निष्प्रभावी पादप। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रकाश प्रदीप्त कालिता किसे कहते हैं। ठीक है, वह क्रिया जिसमें पौधों को अपनी पुष्पन या फ्लावरिंग स्टेज पर जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, जैसे मान लो अभी अपने मानसून सीजन में खरीफ की फसलों की बुआई की थी, उनका फ्लावरिंग का समय होता है अगस्त से लेकर सितंबर के बीच। उनको उस टाइम कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? 14 घंटे, 14 से अधिक तथा 14 से कम। उस आधार पर फसलों को वर्गीकृत किया। इसमें देख लो लघु दिवसीय पादप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं SDP या शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, कि इन फसलों को अपने पुष्पन के समय 14 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने घंटे से? इसमें लिखो पुष्पन के समय के फ्लावरिंग स्टेज या पुष्पन अवस्था पर 14 घंटों से 14 हॉवर्स से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। कम प्रकाश की आवश्यकता कि इनको अपने पुष्पन अवस्था पर 14 घंटों से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। लिख लिया? इसके एग्जांपल देखो, जवार, बाजरा। जवार और बाजरा की हम बुआई कब करते हैं? जून तथा जुलाई में। हमने ये पहले ही देख लिया। जवार, बाजरा, मक्का कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें, जिनकी बुआई का समय जून तथा जुलाई। तथा इनमें पुष्पन कब आएगा? अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर में इनकी पुष्पन प्रक्रिया शुरू होगी। उस टाइम आपको पता है दिवाली के नजदीक आने से इनके दिन छोटे होने लग जाते हैं। दिवाली पास में आने के कारण इनके दिन छोटे होने लग जाते हैं। दिन छोटे होने के कारण इनको पुष्पन अवस्था पर कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? 14 घंटों से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर देखते अपन दीर्घ दिवस पौधे, मतलब लॉन्ग डे प्लांट। अब आप बोलोगे सर SDP तो बता दिया, लॉन्ग डे प्लांट बताओ। लॉन्ग डे प्लांट मतलब वह पौधे जिनको पुष्पन या फ्लोरिंग स्टेज पर 14 घंटों से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? LDP, लॉन्ग डे प्लांट। इसमें क्या आएगा अपने? 14 घंटों से डायरेक्ट लिख लो, एक बार आपने समझ लिया। 14 घंटों से अधिक प्रकाश आवश्यकता, अधिक प्रकाश या लाइट की आवश्यकता। ठीक है,
कि इन दिस प्रोसेस, इंग्लिश में देखें तो इन दिस प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इज मोर देन 14 आवर्स, के मतलब 14 घंटों से कम प्रकाश की आवश्यकता, अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल दे गेहूं, जौ तथा अधिकतम रबी की फसलें। अब हमने बात कर ली भाई, मैंने तो लिख दिया रबी की फसलें, रबी की फसलें वही कैसे। अब आप बताओ रबी की फसलों के बुआई का समय क्या है, अभी चल रहा है अक्टूबर तथा मध्य नवंबर। ठीक है, अक्टूबर तथा मध्य नवंबर में अपन ने रबी की फसल लगाई, जैसे मान लो गेहूं लगाई, तथा गेहूं के बाद में हम देखते हैं इनका फ्लावरिंग स्टेज या पुष्पन अवस्था कब आएगी। पुष्पन अवस्था इनकी आएगी फरवरी, जनवरी तथा फरवरी या फेब या मार्च में। ठीक है, फेब या मार्च में इनका फ्लावरिंग टाइम होता है, तथा फ्लावरिंग टाइम आपको होता है उस टाइम होली आती है, तथा उस टाइम दिन धीरे धीरे गर्मियों के कारण दिन बड़े होने लगते हैं। ठीक है, दिन बड़े होने के कारण इनको 14 घंटों से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड नंबर, दिवस निष्प्रभावी पौधे, मतलब डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट। आपने बोल दिया कि एसडीपी बता दिया, एलडीपी बता दिया, लास्ट बताओ सर डीएनपी प्लांट कौन से होते हैं। डीएनपी प्लांट कौन से होते हैं कि वह पौधे जिनको पुष्पन अवस्था या फ्लावरिंग स्टेज पर कितना भी प्रकाश मिले, चाहे 14 घंटे से कम या 14 घंटे से अधिक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो न्यूट्रल है, एक तरह से निष्प्रभावी, उनका पुष्पन अवस्था पर प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनमें देखते हैं निष्प्रभावी, निष्प्रभावी ये क्या है, निष्प्रभावी, कि इनका निष्प्रभावी मतलब निष्प्रभाव, इनका प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनकी पुष्पन अवस्था पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है मक्का, कपास, तंबाकू, सूरजमुखी, टमाटर व बकव्हीट। मक्का तथा कपास इनको लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, जेट में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, मक्का तथा कपास। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि परागगण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, कि परागगण या पॉलिनेशन के आधार पर फसलों को किस प्रकार वर्गीकृत किया। इसमें आएगा एक नंबर स्वपरागित फसलें। अब आप पूछोगे स्वपरागित फसलें किसे कहते हैं, वह फसलें जिनका परागगण की क्रिया एक ही पौधे में पाए जाने वाले नर तथा मादा भाग के बीच में होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है गेहूं, धान, मूंगफली, सोयाबीन, चना तथा मटर। गेहूं, धान, मूंगफली, चना, मूंग व मटर, मतलब दाल वाली फसलें, अधिकतम दाल वाली फसलें या दलहनी फसलें। ठीक है, सेकेंड नंबर पे देखते हैं परपरागित मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। अब क्रॉस पॉलिनेटेड मतलब वह क्रिया, परपरागित फसलें किससे कहते हैं कि वह फसलें जिनमें एक पौधे का नर भाग दूसरे पौधे की मादा भाग के परागकणों से वर्तिकाग्रह को परागित या निषेचित करता है। मतलब एक पौधे का नर भाग होगा, उसमें क्या हो गया, परागकण उत्पन्न हो गए, फिर वो दूसरे पौधे या पास वाले पौधे में होगी वर्तिकाग्रह, मतलब मादा भाग का वर्तिकाग्रह, वो एक दूसरे को निषेचित करेंगे तथा पॉलिनेशन होगा परपरागित फसलें। कौन सी एग्जाम्पल देखो, मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, कुसुम तथा अरंडी। अरंडी हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्या है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बहुधा परपरागित, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। क्या आ जाएगा इसमें, बहुधा परपरागित में ओपन क्रॉस पॉलिनेशन, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इसमें क्या आएगा, कपास, जवार, अरहर, बैंगन तथा मिर्च। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, कपास, जवार, अरहर, मक्का तथा बैंगन तथा मिर्च। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा जेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। आप सभी का धन्यवाद।